गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं आज फिर से द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल सेक्शन का एनालिसिस। आज की 21 अगस्त की हिंदू न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स कुछ इस तरीके से है आपके। द फर्स्ट आर्टिकल इज अबाउट अफगानिस्तान इश्यू जो चल रहा है थोड़े बहुत दिनों से। द फॉल ऑफ काबुल, द फ्यूचर ऑफ रीजनल जियोपॉलिटिक्स। ये है आपका पहला एक मेन आर्टिकल। दूसरे मेजर आर्टिकल में यहाँ पे है इन बैटल ग्राउंड उत्तर प्रदेश, अ चर्न इन दलित पॉलिटिक्स। ये दो आपके मेजर आर्टिकल है। और बाकी के दो आर्टिकल में रिबूट टू रीसेट, ये एक आर्टिकल है जो इंडो यूएस ट्रेड के बारे में कुछ बात कर रहा है। एंड द फोर्थ वन इज फेथ एंड मैरिज, जो अभी कुछ एक स्टेट्स ने फ्रीडम ऑफ रिलीजन को लेकर जो एक्ट पास किए है उसके बारे में कुछ कुछ बात कर रहा है। ठीक है, तो ये चार आर्टिकल आपके कुछ इस तरीके से है। ठीक है, ये अफगानिस्तान के बारे में है, ये ट्रेड के बारे में है, ये इंटर फेथ मैरिज के बारे में है, और ये यूपी की कोई दलित पॉलिटिक्स के बारे में है। ठीक है, जो हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये आर्टिकल काम का नहीं है। आपको रीड करना है तो आप लोग एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये आर्टिकल हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं बाकी के आर्टिकल्स। तो अगर ये पहले मेजर आर्टिकल की बात करें, द फॉल ऑफ काबुल, द फ्यूचर ऑफ रीजनल जियोपॉलिटिक्स, तो एज सच ये आर्टिकल में भी कंटेंट उतना आपको नहीं मिलेगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार आप लोग रीड करिएगा। मेजर स्केल पे इसमें बात तीन चार पॉइंट की यही की गई है कि जैसे कि आप सबको पता है कि अफगानिस्तान कंट्री में तालिबान ग्रुप ने ओवरटेक कर लिया है। ठीक है, उनके हाथ में सत्ता आ गई है अब। तो क्या फर्क पड़ेगा रीजनल जियोपॉलिटिक्स में? तो मेजर डिस्कशन पॉइंट इसमें यही है कि जो आपको पता रहने चाहिए कि एंटी यूएसए फीलिंग अब एशियन कंट्रीज की बात करें तो थोड़ी ज्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि ऑलरेडी चाइना थोड़ा यूएसए के अगेंस्ट में रहता है। ठीक है, उनका ट्रेड प्रॉब्लम चलता रहता है, थोड़ा बहुत टसल चलता रहता है। रशिया और यूएसए अपोजिट है, दोनों एक दूसरे के। ठीक है, अब अफगानिस्तान जो नई तालिबान गवर्नमेंट के साथ बना है वो भी यूएसए के अगेंस्ट में है। ठीक है, और चाइना और अफगानिस्तान को लेकर अगर पाकिस्तान की बात करें तो वो भी अब थोड़ा बहुत एंटी यूएसए फीलिंग्स लेके चलेगा। ठीक है, तो मेजर एशियन कंट्रीज की बात करें कि चाइना, रशिया, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, थोड़ा वहां यहाँ पे आपको एंटी अमेरिका एक्सिस देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो बात आती है फिर डिस्कशन की, वही वही कि अगर ये चार मेजर कंट्री यूएसए के अगेंस्ट में है, यूएसए की आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं कर रहे हैं, अगेंस्ट में है मतलब ऐसा नहीं कि लड़ रहे हैं या फिर वो कर रहे हैं, उसकी आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इंडिया का क्या रोल होना चाहिए? तो फिर इंडिया का क्या रोल होना चाहिए इसमें? ठीक है, वहीं पे आके सारी बात अटकती है कि इंडिया का रशिया के साथ भी डिप्लोमेटिक रिलेशन अच्छे हैं, अफगानिस्तान से भी अच्छे थे। ठीक है, नई सरकार में उसने कुछ अभी स्टेटमेंट नहीं दिया है, पर पुराने अफगानिस्तान के साथ भी इंडिया के डिप्लोमेटिक रिलेशंस अच्छे थे। चाइना पाकिस्तान की बात करें तो दो चार टसल्स को छोड़ते हुए, ठीक है, उसको इग्नोर करते हुए अगर चाइना पाकिस्तान के साथ रिलेशन देखे तो उसके साथ भी कल्चर और ट्रेड रिलेशंस है इंडिया के। ठीक है, एक दो टसल्स को बात करते हुए, और सामने यूएसए, तो यूएसए के साथ भी इंडिया के रिलेशंस, डिप्लोमेटिक रिलेशंस है हर एक एस्पेक्ट में। चाहे वो ट्रेड है, चाहे वो कल्चर है, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे वो साइंस है, टेक्नोलॉजी है, इकोनॉमिक एस्पेक्ट है, हर एक एस्पेक्ट में इंडिया के ये सब कंट्रीज के साथ रिलेशन है। तो भाई यहाँ पे इंडिया को थोड़ा संभलना चाहिए। ऐसे कुछ बात ये आर्टिकल में की है कि जबकि मेजर एशियन कंट्रीज एंटी यूएसए फीलिंग लेके चल रहे हैं तो इंडिया को क्या, इंडिया का
स्टांस किस तरफ, झुकाव किस तरफ होना चाहिए, उसके यहाँ पे थोड़ी बहुत डिस्कशन की गई है, जो थोड़ा आपको मेन एग्जामिनेशन में काम लग सकता है। ठीक है, तो वो चलता रहेगा ये अभी के डिस्कशन में। तो ये पूरा टॉपिक एक बार थोड़ा कंटेंट आ जाए हमारे पास, कि जैसे अभी 15 अगस्त के बाद से ये टॉपिक आना चालू हुआ है, ठीक है, तो ये 10-15 दिन में प्रॉपर डिस्कशन लाइक कंटेंट आ जाए, उसके बाद हम लोग कॉम्प्रिहेंसिवली ये टॉपिक को कवर कर लेंगे कि ये जो जियो पॉलिटिक्स में चेंज होगा उसमें इंडिया का क्या रोल है, अलग अलग मेजर कंट्रीज वर्ल्ड के उनका क्या स्टेटमेंट है, इंडिया के कौन कौन से एस्पेक्ट पे असर हो सकता है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था क्या नहीं, वो पूरा डिटेल में कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ मेजर डिस्कशन में नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, इसके साथ एक इंडिया को अगर प्रॉब्लम रहेगी तो यही कि भाई टेररिज्म का प्रॉब्लम, कि जो नया तालिबान की गवर्नमेंट आई है वो थोड़ा टेररिज्म से रिलेटेड है। दूसरा, पाकिस्तान इन्फ्लुएंस्ड टेररिज्म, ठीक है, कि जो थोड़े पाकिस्तान में बेस्ड टेररिस्ट ग्रुप ऑर्गेनाइजेशंस है, ठीक है, हिजबुल्ला है, जमात है, वो सारे ऑर्गेनाइजेशंस, तो उनका तालिबान का कुछ अगर कोऑपरेशन हो जाए तो इंडिया के लिए कलेक्टिवली प्रॉब्लम की बात हो सकती है। तो ये एक मेजर इश्यू अब इंडिया के लिए है फ्यूचर में देखने के लिए, टेररिज्म का क्या। ठीक है, तो ये सब डिस्कशन हम लोग अ, थोड़े दिनों बाद कर लेंगे, जब इनफ कंटेंट हर एक न्यूज़पेपर में आ जाएगा उसके बाद। ठीक है, तो मेंस के लिए ये सारा डिस्कशन तो होता रहेगा। प्री के लिए अगर आपको चीजें याद रखनी है तो प्रीलिम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई याद रखने लायक चीज है तो थोड़ा बहुत वहां का मैप आप लोग याद रख लीजिए, जो कुछ इस तरीके से है कि अफगानिस्तान का पॉलिटिकल मैप आप लोग थोड़ा स्टडी कर लीजिएगा। ठीक है, कि अफगानिस्तान के पॉलिटिकल मैप में मेन देखने लायक चीजें सबसे पहले कि भाई बाउंड्रीज, कि कौन कौन से कंट्रीज की बाउंड्री लगती है अफगानिस्तान को, तो ये आपका पूरा अफगानिस्तान हो जाता है। ईस्टर्न साइड देखे तो पाकिस्तान की बाउंड्री लगती है। ठीक है, यहाँ पे इंडिया की भी बाउंड्री लगती है, ठीक है, जो यहाँ पे दिखाया नहीं गया है, इंडिया की भी बाउंड्री लगती है ये जम्मू एंड कश्मीर वाले रीजन से। ठीक है, सॉरी ये मैप में थोड़ा प्रॉब्लम है। दूसरा, यहाँ पे चाइना की बाउंड्री लगती है, ठीक है, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, ये अलग अलग कंट्रीज की बाउंड्री यहाँ पे लगती है, और यहाँ पे ईरान। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा आइडिया रहना चाहिए कि कौन कौन से कंट्रीज की बाउंड्री लगती है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 7 कंट्रीज की बाउंड्री अफगानिस्तान को लगती है। ये आपको थोड़ा ये ऑर्डर में याद होना चाहिए भाई, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज आपको जैसे सेट हो ये ऑर्डर में आपको याद रहना चाहिए बाउंड्रीज। ठीक है, तो बेसिक मैप में ये एक चीज आपको आइडिया होनी चाहिए, क्योंकि यूपीएससी का ट्रेंड आपको पता होगा कि आईआर में, इंटरनेशनल रिलेशंस में जो भी टॉपिक्स चल रहे हैं उसका बेसिक थीम पूछने का ट्रेंड है। ठीक है, आपको ये नहीं पूछा जाएगा कि भाई तालिबान क्या है, कौन है, वो सब नहीं पूछते, वो लोग वहाँ के बेसिक मैप पे जाएंगे या फिर इंडिया अफगानिस्तान रिलेशन पे जाएंगे। ठीक है, तो बेसिक्स पूछने का ट्रेंड है आईआर में, खास करके मैप। और डिटेल में अगर बात करें तो आपको मेन कंट्रीज एटलीस्ट पता होने चाहिए अफगानिस्तान की। यहाँ पे आपका काबुल हो गया, ठीक है, ये जलालाबाद हो गया, कुंदुज हो गया, ठीक है, मज़र शरीफ हो गया, ये मेन सिटीज, सॉरी मैंने शायद कंट्रीज बोल दिया, मेन सिटीज आपको आइडिया होने चाहिए अफगानिस्तान के। ये हेरात हो गया, जो दूसरा एक फेमस सिटी है कंधार, ठीक है, वो होगा। ये एटलीस्ट आपको इतने सिटीज का आइडिया होना चाहिए। ठीक है, ये सिटीज कुछ इस तरीके से, उसके अलावा भी बहुत सारे हैं, ठीक है, पर मेजर सिटीज का एटलीस्ट आपको आइडिया होना चाहिए कि कौन सा कहाँ पे पड़ रहा है। और उसमें भी खास करके आप लोग नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट उस हिसाब से थोड़ा याद रख लीजिएगा। ठीक है, आपको आइडिया होगा ही, यूपीएससी के पुराने पेपर्स देखे होंगे प्रीलिम के, तो इस ऑर्डर में भी कुछ एक पूछते हैं कि भाई नॉर्थ साउथ या फिर ईस्ट वेस्ट में उसको अरेंज कीजिए। तो आप एटलीस्ट ये 5-6 सिटीज और उसके अलावा एक बार गो थ्रू पूरा मैप कर लीजिएगा। ठीक है, तो पॉलिटिकल मैप में आपको इतनी चीजें ध्यान में होनी चाहिए, बाउंड्रीज, उसके मेजर सिटीज, ठीक है, उसके अलावा भी सारे सिटीज देख लीजिएगा एक बार। तो ये चीजें करने लायक है आपके प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से, यूपीएससी प्री में ये सारी चीजें आ सकती है। ठीक है, तो ये एक चीज हो गई, ये बात हो गई फिजिकल मैप की, सॉरी पॉलिटिकल मैप की।
अगर फिजिकल मैप की बात करें तो कुछ एक चीजें याद रखने लायक, ठीक है, कि मेजरली क्या याद रखना होता है कि भाई वहां पे कौन कौन से माउंटेन्स है, कौन कौन सी रिवर है, ठीक है, डेजर्ट है कि नहीं, ठीक है, वो चीज याद रखनी है। और कोई भी मतलब मेजर फिजिकल डिवीजन कोई है, कोई लोकेशन है, तो वो सारी चीजें याद रखनी रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो चीज दिखाई गई उसके बारे में बात कर ले, तो बाकी रिवर और बाकी सब चीज आप लोग देख लीजिएगा कि 3 माउंटेन रेंज आपको याद रखनी है। यहाँ पे हिंदू कुश है, ठीक है, ये आपका हिंदू कुश माउंटेन रेंज। तो अगर ऐसा स्टेटमेंट है कि भाई हिंदू कुश माउंटेन रेंज अफगानिस्तान के नॉर्थ वेस्ट सेक्शन में है, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट पार्ट में है, तो ना भाई, नॉर्थ वेस्ट पार्ट में नहीं है, हिंदू कुश माउंटेन रेंज अफगानिस्तान के नॉर्थ ईस्ट पार्ट में पड़ता है, ठीक है। तो इस तरीके से यूपीएससी से शायद ट्विस्ट करके पूछे, ठीक है। दूसरा एक माउंटेन रेंज यहाँ पे है, तो थर्ड इज यहाँ पे है, ठीक है। ये 3 माउंटेन रेंज आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, फिजिकल मैप में। ये सेंट्रल हाईलैंड ऑब्वियसली सेंटर पार्ट में है, हाईलैंड रीजन है, ये सेंट्रल हाईलैंड है, ठीक है। तो ये 3 चीज याद रखिएगा, ये 3 माउंटेन रेंज, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे 2 डेजर्ट के नाम, एक खास डेजर्ट और मार्गो डेजर्ट, ये 2 डेजर्ट याद रखिएगा कौन से रीजन के पास है। ऐसा अगर पूछे तो भाई कंधार रीजन, कंधार जगह के पास ये पड़ता है। तो कुछ एक बेसिक चीज एटलीस्ट फिजिकल मैप में भी याद रखिएगा, यहाँ पे रिवर सिस्टम दिखाई नहीं है, वो एक बार आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट में पॉलिटिकल मैप और फिजिकल मैप अफगानिस्तान का गो थ्रू कर लीजिएगा, ठीक है। प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से, मेन पॉइंट ऑफ व्यू से तो उसका पूरा एनालिसिस हम लोग करेंगे बाद में, कि क्या इम्पैक्ट पड़ेगा जियो पॉलिटिक्स पे, क्या नहीं, इंडिया के रिस्पेक्ट में भी, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है अफगानिस्तान को लेकर। वापस न्यूज़पेपर पे आ जाते हैं, तो ये आर्टिकल एक बार आप लोग गो थ्रू कर लीजिएगा, काम का कंटेंट अगर मिलता है तो नोट डाउन कर लीजिए, बाकी ये डिस्कशन हम लोग डिटेल में बाद में करेंगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट आर्टिकल आपका ये रहेगा। दूसरे काम के आर्टिकल की बात करें तो यहाँ पे है कि, सॉरी, ये वाला आर्टिकल आपका फेथ एंड मैरिज, फेथ फेथ एंड मैरिज ओवरव्यू। ये आर्टिकल का आपको, ये न्यूज का अगर ओवरव्यू दूं तो इंटरफेथ मैरिज, इंटरफेथ मैरिज मतलब एक रिलीजन का मेल या फीमेल दूसरे रिलीजन के मेल या फीमेल से अगर मैरिज करते हैं, उस चीज का डिस्कशन यहाँ पे किया गया है। क्योंकि इंटरफेथ मैरिज अगर फोर्सफुली कन्वर्जन से हुआ है या फिर कंसेंट से हुआ है, ये सारी चीजों का डिस्कशन यहाँ पे किया गया है, जिसमें खास तौर पे ये एक एक्ट का जिक्र किया गया है कि भी गुजरात फ्रीडम ऑफ रिलीजन अमेंडमेंट एक्ट 2021, गुजरात स्टेट ने अभी ये अमेंडमेंट लाया था, 2003 का ये एक्ट था, फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 2003, जिसमें अमेंडमेंट लाके उन लोगों ने ये नया एक्ट बनाया है, जिसके कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे कुछ कुछ डिस्कशन किया गया है, ठीक है। तो पहले ये एक्ट के बारे में कुछ एक चीजें बताऊं कि ये एक्ट क्यों ज्यादा न्यूज में चल रहा है। तो आपको आइडिया होगा कि बहुत सारी सरकार ने, कि जैसे यूपी गवर्नमेंट की बात करें, पास्ट में उत्तराखंड गवर्नमेंट, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट, ठीक है, और रिसेंट में भी गुजरात गवर्नमेंट, बहुत सारी गवर्नमेंट ने ये इंटरफेथ मैरिज एक्ट, ठीक है, या फिर एंटी कन्वर्जन एक्ट जिसको अनऑफिशियली बोला जाता है, ठीक है, कि एंटी कन्वर्जन एक्ट या फिर इंटरफेथ मैरिज एक्ट पास किया है। इसमें ये सारी चीजों की बात की गई है, तो कौन कौन से स्टेट ने पास किया एक बार आप लोग वो देख लीजिएगा, ठीक है। गुजरात वाले एक्ट की बात करते हैं कि गुजरात फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 2021, उसके कुछ एक प्रोविजन जो ज्यादा चर्चा में है, ठीक है। अगर कोई जीपीएससी स्पेसिफिक तैयारी कर रहा है, गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन की, तो उसको थोड़े बहुत प्रोविजंस पता होने चाहिए कि कौन से प्रोविजन न्यूज में किस तरीके से है, ठीक है। तो उसके कुछ एक प्रोविजंस जो याद रखने लायक है कि सबसे पहला उसका सेक्शन 3, ठीक है, गुजरात फ्रीडम ऑफ रिलीजन अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, ये अमेंडमेंट एक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, ओरिजिनल एक्ट से। कि अमेंडमेंट एक्ट सेक्शन 3 में क्या बोला गया है कि भाई फोर्सिबल कन्वर्जन को डिफाइन किया गया है, ठीक है, फोर्सिबल कन्वर्जन को यहाँ पे डिफाइन किया गया है कि फोर्सिबल कन्वर्जन किसको बोलेंगे, कि कोई अगर दूसरे रिलीजन के काउंटर पार्ट से मैरिज करता है, ठीक है, फोर्सफुली या फिर अलरमेंट से, ठीक है, अलरमेंट मतलब कुछ लालच में आके या फिर कुछ दबाव में आके, ठीक है, अलरमेंट के तौर पे अगर मैरिज करता है, या फिर फ्रोडुलेंट मीन्स से मतलब गैर कानूनी तरीके से अगर कोई दूसरे मैरिज
के काउंटर पार्ट से मैरिज करता है तो उसको फोर्सिबल कन्वर्जन माना जाएगा। ठीक है, तो ये एक ज्यादा चर्चा में है सेक्शन। दूसरा एक सेक्शन जो ज्यादा चर्चा में है वो आपका है सेक्शन 4, जिसमें पनिशमेंट की बात की गई है कि अगर ऐसा फोर्सिबल कन्वर्जन नोटिस किया स्टेट गवर्नमेंट ने, ठीक है, सेक्शन 3 के हिसाब से जो भी फोर्सिबल कन्वर्जन है वो अगर नोटिस किया तो जो पनिशमेंट मिलेगी वो आपको कुछ 3 साल तक की होगी, 50,000 तक का फाइन होगा। और इवन वो अगर ST SC कम्युनिटी से बिलोंग करता है, वो मेल या फीमेल जिसपे फोर्सिबली कन्वर्जन किया गया है, तो आपकी 4 साल तक की जेल या फिर कुछ 1 लाख तक का, ऐसा कुछ अलग अलग पनिशमेंट्स यहाँ पे दी गई है। तो वो भी थोड़ा चर्चा में है कि इतनी हार्श पनिशमेंट या इतना हार्श फाइन, ठीक है, तो वो थोड़ा चर्चा में है। और दूसरा एक सेक्शन जो चर्चा में है, ठीक है, मेजर सेक्शन जो सेक्शन 5 है, ठीक है, सेक्शन नंबर 5, सॉरी, ठीक है, वो चर्चा में इसलिए है क्योंकि उसमें डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की प्रायर परमिशन लेने की बात करी है उन लोगों ने, कि अगर एक रिलीजन का इंसान है दूसरे रिलीजन के इंसान के साथ मैरिज करना चाहते हो तो प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, ऑलरेडी कर लिया है तो इंटीमेट करना पड़ेगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, अगर नहीं है करने वाले हैं तो प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ऐसे कुछ सेक्शन चर्चा में है। द रीजन बीइंग के वही कि भाई फ्रीडम ऑफ रिलीजन या फिर फ्रीडम ऑफ मैरिज कहाँ गया, ठीक है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन या फिर फ्रीडम ऑफ मैरिज के थोड़ा अगेंस्ट में ये सारे सेक्शन बात कर रहे हैं, ऐसा लोगों का मानना है। ठीक है, इसलिए ये सारे डिस्कशन में है। तो ये सेक्शंस कुछ एक आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। ऐसा तो इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में प्रोवाइड कर दूंगा कि ये अमेंडमेंट एक्ट में कितने टोटल प्रोविजंस है, कैसे अमेंडमेंट लाया है, उसकी ऑफिशियल लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो ये एक चीज थोड़ी नजर में रखनी है यहाँ पे कि गुजरात फ्रीडम ऑफ रिलीजन अमेंडमेंट एक्ट में क्या बोला गया है। दूसरी अगर बात करें डिस्कशन की कि ये चीज राइट है क्या रॉन्ग है, ऑब्वियसली उसकी डिबेट रहेगी भाई इंटरफेथ मैरिज, ठीक है, ज्यादातर उसका मेजर फोकस मैरिज वाले एस्पेक्ट पे ही है कि जो कन्वर्जन से मैरिज होता है, ठीक है, इंटर रिलीजियस मैरिज अगर जनरल टर्म्स में बोले, या फिर इंटरफेथ मैरिज, ठीक है, वो राइट है क्या रॉन्ग है उसका पूरा डिस्कशन आएगा आपके मेन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ऑब्वियसली उसमें जो चीजें आपको याद रखनी है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल सबसे पहले तो 21, ठीक है, जो आपको राइट देता है, ठीक है, कि ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 जो आपको राइट देता है कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जिसमें ये चीज बोला गया है कि द पर्सन कैन मैरी अनदर पर्सन ऑफ हिज चॉइस, ठीक है, उसकी चॉइस के मेल फीमेल काउंटर पार्ट से वो मैरिज कर सकता है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में वो चीज राइट है, ठीक है, अगर राइट और रॉन्ग का डिस्कशन करें। उसके अलावा, ठीक है, आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करता है, ठीक है, आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करता है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसमें भी बोला गया कि पर्सन को अपने मन पसंद अब जो चाहे वो रिलीजन फॉलो करने की अनुमति दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको देखना चाहिए कि वो फोर्सफुल कन्वर्जन है कि कंसेंट से हुआ है, तो ये चीज भी एक आपके डिस्कशन में रहेगी। ठीक है, उसके अलावा मैं अगर बात करूं तो सफीन जहान केस, ठीक है, आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की कुछ बात करें, ठीक है, ये हो गया आपका कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की बात करें तो सफीन जहान केस 2018 में, ठीक है, करीब करीब 2018 में ये जजमेंट आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था वही कि आर्टिकल 21 के हिसाब से पर्सन अपने चॉइस के पार्टनर के साथ मैरिज कर सकता है, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, कुछ भी चीज, ठीक है। तो ये साफिन जान केस में बोला था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पॉजिटिव नोट पे एंड किया था कि हाँ भाई हो सकता है ये चीज। दूसरा, अगर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स की बात करें तो KS पुट्टस्वामी जजमेंट, आपको सबको पता होगा ये जजमेंट के बारे में, ठीक है, KS पुट्टस्वामी जजमेंट, जिसमें प्राइवेसी के बारे में बात की गई है। प्राइवेसी इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन,
ये चीज के बारे में बात की गई थी, जिसमें भी ये बोला था कि भाई राइट ऑफ चॉइस ऑफ फैमिली लाइफ, कि उसकी फैमिली लाइफ कैसी होनी चाहिए, उसका पूरा राइट, उसकी पर्सनल चॉइस है, ठीक है, उसकी पर्सनल चॉइस है, वो उसको राइट किया गया है 21 के अंदर। तो ये जजमेंट ने भी पॉजिटिव नोट पे एंड किया था कि उसकी फैमिली लाइफ और उसको ऑब्वियसली उसका मैरिज उसकी फैमिली लाइफ का एक पार्ट है, तो उसकी पर्सनल चॉइस रहेगी, ठीक है, और वो उसके प्राइवेसी का पार्ट रहेगा जो आर्टिकल 21 में इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है। तो ये एक चीज आपको याद रखनी है जुडिशियल एस्पेक्ट में, ठीक है। उसके अलावा, ठीक है, सरला मुदगल केस आपको ध्यान में रखना है। सरला मुदगल केस, जिसमें ऐसा बोला गया था कि अगर पॉलीगामी के पर्पज से वो कन्वर्जन हो रहा है, ठीक है, पॉलीगामी के पर्पज से वो कन्वर्जन हो रहा है, पॉलीगामी दैट मीन्स कि एक से ज्यादा वाइफ रखना, ठीक है, अ मेल पर्सन कैन हैव मोर देन वन वाइफ। पॉलीगामी के पर्पज से अगर वो कन्वर्जन हो रहा है तो वो चीज इनवैलिड मानी जाएगी, ठीक है, तो वो चीज इनवैलिड मानी जाएगी, वो कन्वर्जन आपका इनवैलिड माना जाएगा। तो ये चीज भी थोड़ा ध्यान में रखना है, क्योंकि ये रिलेटेड है आपके कंटेंट से। और सेम चीज बोली गई थी लिली थॉमस केस में, ठीक है, कि फोर्सफुल कन्वर्जन, ठीक है, फोर्सफुल कन्वर्जन से अगर मैरिज है तो ये आपका इनवैलिड माना जाएगा, ठीक है। तो ये सारे थोड़े जुडिशियल एस्पेक्ट आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। ये आपके सारे हो गए कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट, ये नीचे है जुडिशियल एस्पेक्ट, ठीक है। और लेजिस्लेटिव एस्पेक्ट की अगर बात करें तो हमारे पास है इंडिया में स्पेशल मैरिज एक्ट, ठीक है। इंडिया में स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के करीब कुछ है, ठीक है। तो स्पेशल मैरिज एक्ट में ये चीज बोली गई है कि जिस किसी को भी अपना रिलीजन इंटेक्ट रखना है, कि चाहे वो एक्स वाई जेड जो भी रिलीजन का है, वो रिलीजन को साथ में रखते हुए अगर कोई अदर रिलीजन के पर्सन के साथ मैरिज करना है तो वो बाई रजिस्ट्रेशन ये एक्ट के तहत हो सकता है, ठीक है, कि वो बाई रजिस्ट्रेशन ये एक्ट के तहत हो सकता है। ऑब्वियसली उसके भी कुछ एक कंडीशंस है, वो आप लोग देख लीजिएगा डिटेल में कि क्या कंडीशंस है। उसमें भी कुछ 30 दिन पहले नोटिस देनी पड़ती है, ये सारी कंडीशंस है कि पहले से शादी नहीं हुई होनी चाहिए, ये अलग अलग उसके प्रोविजंस है, वो रहेंगे ऑब्वियसली, ठीक है। पर अलाउड है कि अगर कोई पर्सन अपना रिलीजन बिना छोड़े दूसरे रिलीजन के पर्सन के साथ मैरिज करना चाहता है, दैट इज पॉसिबल बाय रजिस्ट्रेशन अकॉर्डिंग टू स्पेशल स्पेशल मैरिज मैरिज एक्ट 1954, ठीक है। तो ये तीनों एस्पेक्ट आपको थोड़े नजर में रखने हैं ये सारे डिस्कशन को लेकर, कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है इंटरफेथ मैरिज को लेकर या फिर कन्वर्जन को लेकर, या सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स या फिर कोई भी कोर्ट के जजमेंट्स क्या कहते हैं, और लेजिस्लेशन एक्ट्स आपके क्या कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको थोड़ा नजर में रखना है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा ये सारी चीजों को, ठीक है। तो ये आर्टिकल में आपके डिस्कशन को लेकर ये सारी चीजें रहेगी, ठीक है। ये सारा पॉइंट्स आपको प्री या फिर मेन कोई भी एग्जाम में काम लग सकता है, ठीक है। कि अगर ये केस पूछ लिया, ठीक है, जनरली मैच द फॉलोइंग में कि यहाँ पे 4 केस लिखे हुए हैं, 4 केस केस के जो जजमेंट्स का क्रक्स यहाँ पे लिखा हुआ है सामने, वो मैच द फॉलोइंग में आ सकता है। या फिर फॉर दैट मैटर कोई भी चीज है कि स्पेशल मैरिज एक्ट के कुछ प्रोविजंस, ठीक है, कि कितने दिन पहले नोटिस देनी पड़ती है, कैसे हो सकता है कैसे नहीं, तो वो सारे प्रोविजंस भी आप लोग डिटेल में देख लीजिएगा, ठीक है। कि प्रीलिम एग्जामिनेशन में आ सकता है, जैसे आप लोगों ने पुराने पेपर्स देखे हो तो एक्ट के प्रोविजन यूपीएससी पूछता है, ठीक है। कोई भी एक्ट होगा चाहे वो रिसेंट में चर्चा में है वो एक्ट भले पुराना हो, ठीक है, पर अभी न्यूज में है, डिस्कशन में है ज्यादा, और कुछ नेशनल इंटरेस्ट की बात है उसमें, कोई भी चीजों को लेकर, ठीक है, तो वो काम का होता है, तो इसके प्रोविजंस भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये पूरा कंटेंट आपका प्री और मेन दोनों एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काम का है, ठीक है। तो ये आपका आर्टिकल कुछ इस तरीके से रहेगा, रीड कर लीजिएगा इसको, बाद में यही आपको कंटेंट दिखेगा, ठीक है, यही सारा डिस्कशन आपको ये पूरा आर्टिकल में दिखेगा, ठीक है। तो ये एक बात हो गई कि फेथ एंड मैरिज डूबियस लेजिस्लेशन कैन नॉट बी अलाउड टू क्रिमिनलाइज इंटरफेथ मैरिज, ठीक है। यही सब वो लोगों को लग रहा है कि ये जो सारे एक्ट है वो
ठीक है कि नहीं है। ठीक है, हम लोगों को वो डिस्कशन में नहीं जाना है, हम लोगों को सिविल सर्वेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कि ऑफिसर लाइक मेंटालिटी से हमको वो चीज को देखना है। ठीक है, तो ये एक आपका दूसरा आर्टिकल, और तीसरा आर्टिकल थर्ड वन इज रिबूट टू रीसेट। ठीक है, एक बहुत ही छोटे से एस्पेक्ट का यहाँ पे डिस्कशन किया गया है। ठीक है, कि रिबूट टू रीसेट विथ इंडो यूएस ट्रेड डील ऑफ इट्स टाइम, इट इज टाइम इंडिया रीओरिएंट्स इट्स ग्लोबल इकोनॉमिक एंगेजमेंट। ठीक है, अगर ब्रीफ ओवरव्यू आपको यहाँ पे मैं दूं तो, और ये भी डिक्लेयर्ड नहीं है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि ऐसा इंडिकेशन मिल रहा है। ठीक है, आप लोग न्यूज़पेपर भी अगर पढ़ रहे हो तो ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ पे ऐसा कुछ डिक्लेयर नहीं है। न्यूज ऐसा है कि एफटीए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जो इंडिया यूएसए के बीच में है, ठीक है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसके तहत कुछ एक ड्यूटीज आपको माफ कर दी जाती है। ठीक है, इंडिया में से अगर कोई गुड्स और सर्विसेज यूएसए में जा रही है तो थोड़े बहुत टैरिफ रिलीफ आपको मिलेगा, ड्यूटीज आपको वो कर माफ कर दी जाएगी। ठीक है, तो वो सारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत सब चलता रहता है कि भाई ट्रेड फ्री रहे। ठीक है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड रहे उसके लिए। तो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो इंडिया यूएसए के बीच में है उसमें, ठीक है, यूएसए कुछ कब करने वाला है ऐसा इंडिकेशन है। ठीक है, कुछ श्योर शॉर्ट स्टेटमेंट नहीं है, ऐसा इंडिकेशन है, ऐसा ये न्यूज़पेपर का कहना है। तो ये बहुत ही इंडिया यूएस ट्रेड का ये एक छोटा सा एस्पेक्ट यहाँ पे डिस्कस किया गया है। आपको अगर इसको लिंक करना है, ठीक है, ये चीज जब भी अब न्यूज में आता है आप लोग डिटेल में देख लीजिएगा कि क्या आता है क्या नहीं। इसको आपको अगर लिंक करना है इंडिया यूएस ट्रेड के साथ, तो आपको अगर आइडिया हो तो जीएसपी करके एक चीज थी, जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस। ठीक है, जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस, जो ट्रम्प गवर्नमेंट के टाइम पे चल रही थी, जो इसको थोड़ा कर्व कर दिया गया था, बंद कर दिया था, बंद कर दिया गया था। ठीक है, इसमें भी सेम चीज कि अगर इंडिया का कोई गुड्स और सर्विसेज यूएसए में जाता है तो ड्यूटीज नहीं लगती या फिर बहुत ही मिनिमम ड्यूटीज लगती है। ये लिस्ट में, जीएसपी के लिस्ट में जो भी आइटम्स थी वो आइटम्स पे बहुत ही मिनिमल ड्यूटी या फिर नल ड्यूटी लगती है। ठीक है, तो ये दोनों चीज यूएसए, ये चीज बैक ऑफ कर लिया है, ये चीज में से यूएसए ने, और इस चीज में से बैक ऑफ होने की बात हो रही है। ठीक है, तो इंडिया यूएस ट्रेड का क्या, उसको और फर्दर डिस्कशन में किया जाए तो आरसीईपी से इंडिया निकल चुका है। ठीक है, जिसको लेकर यहाँ पे जो 10+6 का होता था वो आपको, वो इंडिया इंडिया की रीच चली गई है। ठीक है, आरसीईपी से इंडिया ने विड्रॉ कर लिया है, पुल आउट कर लिया है। तो यहाँ पे क्या, तो मेजर डिस्कशन की बात यही है कि हर जगह ट्रेड में अगर इंडिया, यहाँ पे यूएसए इंडिया को ना बोल रहा है कि आपसे इस तरीके से ट्रेड नहीं होगा, और यहाँ से इंडिया खुद निकल गया है, तो इंडिया को अपना, ठीक है, ट्रेड ट्रेड का मार्केट, ट्रेड पॉलिसी को डिटेल में एक्सपांड अच्छे से करना चाहिए। ठीक है, वही आपका यहाँ पे डिस्कशन रहेगा जो, ठीक है। तो आपके हिसाब से जो भी आपको लगे कि इंडिया को अपनी ट्रेड पॉलिसी किस तरीके से मोल्ड करनी चाहिए, थोड़ा उस पे काम कर लीजिएगा कि भाई अफ्रीकन कंट्रीज में, अफ्रीकन कंट्रीज को इंडिया को टारगेट करना चाहिए ट्रेड एस्पेक्ट को लेकर। ठीक है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को इंडिविजुअली अब टारगेट कर लेना चाहिए। ठीक है, आरसीईपी से भले निकल गया है, ठीक है, पर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज इंडिया और चाइना, ये दो कंट्री पे ही ज्यादातर डिपेंडेंट है। तो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को इंडिविजुअली टारगेट कर लेना चाहिए। ठीक है, स्मॉल आइलैंड कंट्रीज की बात हो गई फिर। ठीक है, स्मॉल आइलैंड कंट्रीज जो ज्यादातर इंडियन ओशन रीजन में है, ठीक है, या फिर पैसिफिक ओशन में, जो पॉलिनेशिया, मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया, ओशनिया वाले रीजन में है। ठीक है, तो स्मॉल आइलैंड कंट्रीज को टारगेट करना चाहिए इंडिया को, साउथ एशियन कंट्रीज को अलग से टारगेट करना चाहिए, अफ्रीकन कंट्रीज। ठीक है, बहुत ही बड़ा मार्केट यहाँ पे हो सकता है इंडिया के लिए। ठीक है, तो उन सबको इंडिविजुअली डिटेल में टारगेट करना चाहिए अपनी ट्रेड पॉलिसी को लेकर। ठीक है, तो ये आपका डिस्कशन यहाँ पे रहेगा, जो ठीक है, एक बार के लिए आप लोग मैनेज कर सकते हो ये वाला कंटेंट। ठीक है, तो ये 3 आर्टिकल आपके यहाँ पे रहेंगे काम के। इंडिया यूएस ट्रेड को लेकर ये जो आर्टिकल है वो
दूसरा यहाँ पे अफगानिस्तान को लेकर जो आर्टिकल है वो जो चलता रहेगा, हम लोग बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी मैंने आपको जस्ट मैप का ओवरव्यू दिया। एंड द थर्ड वन इज फेथ एंड मैरिज, इंटरफेथ मैरिज की जो यहाँ पे बात चल रही है वो, ठीक है। तो ये 3 आर्टिकल आपको अच्छे से करना है, जिसमें से ये आर्टिकल आप थोड़ा डिटेल में कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें प्रिलिमिनरी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे एस्पेक्ट छुपे हुए हैं। द सेम विद अफगानिस्तान के प्री एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे एस्पेक्ट यहाँ पे छुपे हुए हैं, ठीक है। मेंस का डिस्कशन तो धीरे धीरे आपका कंटेंट आएगा, वैसे वैसे होता रहेगा, ठीक है। तो आज के लिए ये 3 आर्टिकल है, ठीक है। कुछ भी डाउट क्वेश्चन क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है? बाकी आप कंटिन्यू करेंगे मंडे, ठीक है। कल संडे के न्यूज़पेपर में एडिटोरियल सेक्शन नहीं आता, तो विल कवर फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।